क्या पढ़ने वाले हम लोग? सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मोशन। कोई पार्टिकल अगर ऐसे सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, मान लिया ऐसे चल रहा है, तो हम उस पार्टिकल के बारे में क्या बातें कर सकते हैं? क्या बातें कर सकते हैं इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल, किस स्पीड से चल रहा है और एक्सेलरेशन से चल रहा है और किस रेडियस पे चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे कि इस सर्किल का सेंटर कितना है और ये किस रेडियस के सर्किल में चल रहा है। इसके अलावा एक समय पे इस पार्टिकल के चलने के दौरान हम एक समय पे 3 बातें पैरेलल में कर सकते हैं। लीनियर बात कि उसने कितना एस कवर किया है, कितनी स्पीड से कवर किया है, या कितना ए है। हो भी सकता है ए, हो सकता है एक्सेलरेशन ना हो, नहीं। तो अभी बताया, अगर हम 3 बातें कर रहे हैं एस, वी और ए, तो साथ ही साथ हम ये का बात कर सकते हैं कि अगर इसने एस कवर किया है तो कितना एंगल कवर किया है। नहीं, जब भी कोई पार्टिकल सर्किल में चलता है तो डिस्टेंस कवर करता है, साथ ही साथ एंगल कवर करता है, और साथ ही साथ एक और चीज कवर करता है, रिवॉल्यूशन। इसमें रिवॉल्यूशन तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 1 से कम है, लेकिन वो हाफ, 1/3, 1/4 कुछ तो रिवॉल्यूशन है। नहीं, अगर मैं कहूं एक पार्टिकल यहां से यहां आधा सर्किल कवर किया है, तो बताओ उसने कितना एंगल कवर किया है। 3 बातें मैं पैरेलल में कर रहा हूं, डिस्टेंस, एंगल और क्या, रिवॉल्यूशन। मुझे बताएं कि अगर इसने यहां से यहां ऐसे डिस्टेंस आधे सर्किल में कवर किया है तो कितना एंगल कवर किया है? हाँ, 180, बिल्कुल 180 डिग्री, या इसको हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई। फिजिक्स में हम लोग रेडियन में ही बात करें तो ठीक रहता है। तो साथ ही साथ इसने कितना रिवॉल्यूशन कवर किया है? आधा रिवॉल्यूशन कवर किया है। तो साथ ही साथ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस। एस कितना कवर किया है? पाई आर। क्या ये बात सबको पता है कि नहीं, कि पूरे सर्किल का डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, तो आधे सर्किल का पाई आर होता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। पूरे सर्किल का एंगल कितना होता है? 2 पाई, तो एस 2 पाई आर होता है। आधे सर्किल का एंगल कितना होता है? पाई, तो एस कितना होगा? पाई आर। इन जनरल किसी सर्किल का एंगल अगर थीटा है तो उसका एस कितना होगा? उसका एस कितना होगा? आर थीटा। एस कितना होगा? आर थीटा। कुल मिलाकर मैं ये इन जनरल बात लिखने वाला हूं कि अगर एस थीटा पता है तो एस बराबर क्या होगा? थीटा इंटू आर। पूरे सर्किल का 2 पाई तो 2 पाई आर, आधे सर्किल का पाई तो पाई आर, और किसी भी आर्क के लिए थीटा तो थीटा आर। नहीं, अभी मुझे बताओ, अगर ये पूरा सर्किल, कोई अगर पूरा एक सर्किल कंप्लीट करता है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो गया? 1। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो गया? 1। एंगल कवर्ड कितना हो गया? 2 पाई, तो एस कितना होगा? 2 पाई आर। 3 बातें मैं पैरेलल में कर रहा हूं, एन, थीटा और क्या, एस। फिर बताओ, अच्छा अगर किसी ने 2 चक्कर करे हैं तो एंगल कितना हो गया? बोलो, डिग्री में ही बोलोगे यार, चांदा लेके बैठे हो क्या? हाँ बोलो, 4 पाई। 2 सर्किल मतलब 2 4 पाई, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई? 4 पाई आर। इन जनरल मैं बात करूं, अगर एन रिवॉल्यूशन है, एन रिवॉल्यूशन है तो एंगल कितना होगा? हाँ यार, 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई, 2 रिवॉल्यूशन 2 इंटू 2 पाई,
तो n रिवॉल्यूशन n इंटू 2 पाई। क्या ये बात जनता समझ पा रही है? थीटा बराबर क्या? 2 पाई इंटू n, सीधे लिख देते हैं 2 पाई इंटू n। और अगर थीटा का एंगल है s कितना, तो s होगा r इंटू थीटा, और ये थीटा जो भी है वो यहां रख दिया जाएगा। क्या जनता समझ पा रही? जैसे यहां 2 पाई था तो 2 पाई r, 4 पाई था तो 4 पाई r, ये 2 पाई n है तो 2 पाई n इंटू r। एक समय पे जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके 3 तरह की बातें हो सकती हैं। लीनियर डिस्टेंस, लीनियर बात है, एंगुलर, और तीसरी क्या? रिवॉल्यूशनल। जब भी कोई पार्टिकल सीधी लाइन में चलता है तो हम केवल एक ही बात करते हैं कि उसने कितना s कवर किया। क्या हम एंगल कितना कवर किया ये बात नहीं करते, रिवॉल्यूशन कितना कवर किया ये बात नहीं करते। लेकिन जब कोई सर्किल के लॉन्ग चलता है तो एक साथ 3 तरह की बातें हो सकती है, s, थीटा और कैपिटल N। अगर वो s कवर कर रहा है तो साथ ही साथ थीटा कवर कर रहा है, तो साथ ही साथ रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है। अगर उसने आधा चक्कर लगाया है तो पाई r की दूरी कवर करी है, पाई का एंगल कवर किया है और हाफ रिवॉल्यूशन कवर किया है। क्या ये 3 ख्याल अब हमें पैरेलल में लाना चाहिए? क्या इतनी बात जनता समझ पा रही है? तो इन 3 ख्यालों को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था स्पीड, अब मैं उसको लीनियर स्पीड लिख रहा हूं, इसलिए कि अब स्पीड और भी आने वाली है, तो इसे क्लियर करते जाएं। लीनियर स्पीड v से डिनोट करते हैं और यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। लीनियर स्पीड ये रेट ऑफ चेंज ऑफ s होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ s का रेट ऑफ चेंज। s क्या था? डिस्टेंस, या इसको एक और नाम देते हैं टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड। तो यार v टेंजेंशियल s का रेट ऑफ चेंज है, और अगर ये v कोई एवरेज जानना चाहता है, एवरेज, तो डेल्टा s बाई डेल्टा t लिखा जाएगा, और इंस्टेंटेनियस जानना चाहता है तो क्या लिखा जाएगा? ds बाई dt। खैर, क्या ये बातें कोई आज की नहीं है? जब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था तो ये दोनों डेफिनेशन पहली बार वहीं आई थी, लेकिन मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं कि अगली बात हमें साथ ही साथ करना है। मैंने यार लीनियर स्पीड की बात करी है। अगर कोई पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी है तो क्या उसके वेलोसिटी का मतलब है s पर सेकंड कितना कवर हो रहा है, तो क्या साथ ही साथ वो एंगल कवर नहीं कर रहा है क्या? तो जब s कवर होने की बात हो रही है तो साथ ही साथ हमें एंगल कवर होने की भी बात करना चाहिए। तो s कवर होने का रेट v है, तो अगला नाम आने वाला है क्या? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। ये बेसिकली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 डेफिनेशन आएंगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, अगर हम क्या बात कर रहे हैं? एवरेज। और अगर हम डी थीटा बाई डी टी कर रहे हैं तो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस। ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस है और ये ओमेगा क्या है? एवरेज है। तो यार ये 2 बातें अगर हजम हो गई हैं तो तीसरी बात भी हजम करना है, और यहां पे यार देखना भी है, ये भी थोड़ा एक चैलेंज दिख रहा है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? नहीं यार, जो चीज जहां के लिए बनी वहीं लिखी जाएगी, चाहे तुम्हें उसके लिए उठ के इधर आना पड़े। अगला नाम आने वाला है रिवॉल्यूशनल स्पीड। अगर हम लीनियर स्पीड की बात कर रहे हैं क्योंकि s कवर हो रहा है, एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं क्योंकि एंगल कवर हो रहा है, तो रिवॉल्यूशनल स्पीड की भी हमें बात करना चाहिए। अक्सर लोग करते नहीं हैं
क्योंकि रिवॉल्यूशन भी तो कवर हो रहा है, नहीं कवर हो रहा? हम इस तरह की बात नहीं करें कितने रिवॉल्यूशन पर सेकंड कवर हो रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हमें क्या लिखना चाहिए? ये रेट ऑफ रिवॉल्यूशन कवर्ड, इसकी डेफिनेशन मुझे क्या लिखना चाहिए? इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या जनता समझ पा रही है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और इसका डेफिनेशन मुझे क्या देना चाहिए? स्मॉल एन बराबर, यार स्मॉल एन अगर एवरेज लिख रहे हो तो होगा डेल्टा कैपिटल एन बाई डेल्टा टी, और अगर एन इंस्टेंटेनियस लिख रहे हो तो क्या आएगा? डी कैपिटल एन बाई। क्या सब कुछ सेम फैशन में है कि नहीं है? तीन बातें सेम फैशन में चल रही हैं। अभी तक मैं एस थीटा और कैपिटल एन की बात कर रहा था, अब मैं वी ओमेगा और स्मॉल एन की बात कर रहा हूं। नहीं तो पता है अब और क्या आने वाला है? बताओ अच्छा, v का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एक्सेलेरेशन। यहां पे v टेंजेंशियल वेलोसिटी थी और उसका रेट ऑफ चेंज dv बाई dt, वो क्या आने वाला है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। यहां ये आने वाला है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और उसके एनालॉगस ओमेगा का रेट ऑफ चेंज क्या आने वाला है? या जैसे ये लीनियर एक्सेलेरेशन है तो ओमेगा का रेट ऑफ चेंज क्या देगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से प्रेजेंट करते हैं। तो क्या स्मॉल एन का रेट ऑफ चेंज रिवॉल्यूशनल एक्सेलेरेशन जैसी भी कोई बात होना चाहिए जो फैशन में नहीं चल रही है? इसको मैं एन बार सिंबल से बता रहा हूं, है ना? सेम फैशन में मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं फाइल ओपन कर दे रहा हूं। किसी को अगर नोट करना हो तो ये भी नोट कर सकता है। अरे तुम्हारी शीट में मैंने छाप के दिया है, नोट करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, मैंने अभी यार तीन बातें करी हैं, लीनियर, एंगुलर और रिवॉल्यूशनल। तो अब तक की कहानी में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया है? एस थीटा कैपिटल एन, तो एस का रेट ऑफ चेंज v और v का रेट ऑफ चेंज a। और जब भी हम रेट ऑफ चेंज डिफाइन करते हैं तो एवरेज भी आता है और इंस्टेंटेनियस भी आता है। तो एवरेज होगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? dv बाई dt। अब मुझे बताया ओमेगा तक की कहानी हो चुकी, तो ओमेगा का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है। तो फिर बता स्मॉल एन का रेट ऑफ चेंज होगा एन बार। ये एन बार यहां नहीं लिखा है, उसमें एन बार कर लेना। उस पलटो जरा उधर वाली टेबल। हाँ, तो ये क्या है? डी स्मॉल एन बाई डी टी बना है, तो बहुत बढ़िया है। तो यार जैसे मैंने एस थीटा एन लोग को लेके बात करी, वी ओमेगा स्मॉल एन को ए अल्फा एन बार को लेके बात करी है। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ रही है? तो भी कुछ और बातें समझना है। हाँ ठीक, इतना नोट कर लें। ये पूरी टेबल नहीं बनाना, टेबल बनी हुई है, टेबल बनी हुई है यार। हाँ भाई,
तो ये टर्म की पैरेलल में एंट्री हो रही है। अगर हम पहले ये सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं लीनियर वाले, तो एंगुलर वाले डाइजेस्ट करना, हजम करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एनालॉगस बातें हैं। अगर बॉडी एस कवर कर रही है तो थीटा भी कवर कर रही है, तो कैपिटल एन भी कवर कर रही है, तो उसके एनालॉगस हर तरह की बातें आएंगी। अगर एस का रेट ऑफ चेंज होगा तो थीटा का भी रेट ऑफ चेंज होगा, तो कैपिटल एन का भी रेट ऑफ चेंज होगा। अगर v के रेट ऑफ चेंज को एक्सेलेरेशन बोलते हैं तो ओमेगा के रेट ऑफ चेंज को एंगुलर एक्सेलेरेशन बोलेंगे, तो स्मॉल n के रेट ऑफ चेंज को रिवोल्यूशनल एक्सेलेरेशन। बिल्कुल पैरेलल में बातें हैं। यानी अगर मैं कहता हूं कोई बॉडी के अंदर इस वक्त a टेंजेंशियल का एक्सेलेरेशन है, तो मैं कहूंगा यार उसके अंदर अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलेरेशन है। अगर इसके अंदर v की वेलोसिटी है तो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी है। क्या ये सारी बातें हमें पैरेलल में बोलने की जरूरत है कि नहीं? जब पार्टिकल के अंदर v होगा तो ओमेगा भी होगा, जब पार्टिकल का v बदल रहा होगा तो उसका ओमेगा भी बदल रहा होगा, और उसका रिवॉल्यूशन वेलोसिटी भी बदल रही होगी। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही? बता। अच्छा, अभी तक हमने ये चीज समझने की कोशिश करी थी यार, s बराबर क्या होता है? आर थीटा। मुझे बताओ ds बाई डी टी क्या होगा? अगर मैं s का रेट ऑफ चेंज लिख रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो r फिक्स रहेगा, d थीटा बाई डी टी आएगा। ds बाई डी टी को हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी वक्त की, तो d थीटा बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं? एंगुलर वेलोसिटी उसी इंस्टेंट की। क्या जिस वक्त का ओमेगा पता है उसी वक्त का v लाना हो, तो v बराबर क्या होगा? r ओमेगा। बिल्कुल सेम फैशन में जैसे s बराबर r थीटा था, वैसे v बराबर r ओमेगा। मुझे बता, अगर मैं v का रेट ऑफ चेंज लिख दूं तो ये d ओमेगा बाई डी टी, dv बाई डी टी हम क्या बोलेंगे? a टेंजेंशियल, और ये क्या हो गया? r अल्फा। नहीं, क्या जिस फैशन में s बराबर r थीटा था उसी फैशन में v बराबर r ओमेगा है, उसी फैशन में a बराबर r अल्फा है। ये बात सबको हजम हो रही? बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि बिल्कुल दिमाग में रखने में कंफ्यूजन ना हो। अब यार थोड़ा सा और सुने, मैं यहां पर रिवॉल्यूशन से एंगल लाने का ये फॉर्मूला दिखाया हूं। मैं यहां भी डी थीटा बाई डी टी करूंगा तो यहां क्या आएगा? डी एन बाई डी टी। क्या डी थीटा बाई डी टी को हमने क्या बोला है? ओमेगा इंस्टेंटेनियस। तो डी एन बाई डी टी को क्या बोला है? स्मॉल एन इंस्टेंटेनियस। मतलब अगर थीटा और कैपिटल एन रिलेटेड है, थीटा बराबर 2 पाई एन से, तो थीटा का रेट ऑफ चेंज यानी ओमेगा कैपिटल एन के रेट ऑफ चेंज से भी उसी तरह से रिलेटेड होगा। तो तुम समझ गए होगे अगली लाइन क्या आने वाली है? नहीं समझे? बताओ। अच्छा, डी ओमेगा बाई डी टी बराबर क्या होगा? 2 पाई डी एन बाई डी टी। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। तो ये क्या है? पास में यार, फैन बंद कर दे, एसी तो ठंडा ही है। फिर भी किसी को गर्मी लगे तो बता देना। लग रही है? ये मैंने यहां बगल में लिख रखा है, तुमने ध्यान नहीं दिया। यहां मैंने ये लिख रखा है, ये देखो तुम्हारी टेबल पे सब लिखा है, इतनी सारी चीजें सब लिखी हैं। तो ले देखे यार, अब तक की कहानी का सेंट्रल आइडिया ये है, इसको ज्यादा डिटेल में ना देखो तो तुम्हें बना अजीब लगेगा। इधर देखो जरा, क्या हम लोगों ने जब लीनियर मोशन कभी पढ़ा था तो s की बात करते थे, उसका रेट ऑफ चेंज v होता था और v का रेट ऑफ चेंज a होता था। तो फिर एंगुलर डिस्कशन में थीटा होगा, उसका रेट ऑफ चेंज ओमेगा होगा, ओमेगा का रेट ऑफ चेंज अल्फा होगा। रिवॉल्यूशनल डिस्कशन में कैपिटल एन होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज स्मॉल एन होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज ये होगा। और एक बात सुन ले यार, थोड़ा देर के लिए बीच बीच में पॉज लेते रहे जब मैं बोल रहा हूं। क्या अभी तुमने रिवॉल्यूशन वाली बात से एंगुलर वाली बात लाना हो, रिवॉल्यूशनल वाली बात से एंगुलर बात लाना हो, मैं सिंपल लिख रहा हूं एंगुलर बात, मतलब कैपिटल एन से थीटा लाना हो या स्मॉल एन से ओमेगा लाना हो या एन बार से अल्फा लाना हो, हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है?
भाई रिवॉल्यूशन वाली चीज से थीटा लाना हो, तुम्हें ये याद नहीं रहता है, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई तो n रिवॉल्यूशन 2 पाई n, तो बस 2 पाई मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब चाहे तुम कह दो थीटा बराबर 2 पाई कैपिटल N या ओमेगा बराबर 2 पाई स्मॉल n, चाहे ए अल्फा बराबर 2 पाई n बार, क्या ये तीनों बातें मैं एक साथ कवर कर रहा हूं? कोई भी एंगुलर वाली बात रिवॉल्यूशन वाली बात से लाना हो तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2 पाई। अब एक और बात, कोई भी एंगल वाली बात रेडियन वाली बात से मीटर वाली बात लाना हो, यानी हम एंगुलर बात से क्या लाना चाहते हैं? लीनियर बात, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है? आर। एग्जाम्पल, एस बराबर आर थीटा, वी बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा। तो क्या बता रहे, मीटर वाली बात लाना हो रेडियन वाली बात से तो आर मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन वाली बात लाना हो रेवोल्यूशन वाली बात से। तो इतना स्ट्रक्चर अगर तुम समझ पा रहे हो तो इससे ज्यादा अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। क्या ये बात जनता समझ पा रही है कि जैसी बातें लीनियर को लेके होती थी वैसी एंगुलर को लेके, वैसी रिवोल्यूशनल को लेके। रिवोल्यूशन वाली से एंगुलर लाना हो तो 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं और एंगुलर से लीनियर लाना हो तो आर मल्टीप्लाई करते हैं। इस स्ट्रक्चर पे कमांड बना ले तो इससे ज्यादा अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया गया। ये देखो यार, मैंने एक पार्टिकल का मोशन दिखाया है, ये यूनिफॉर्म मोशन नजर आ रहा है कि नहीं? यूनिफॉर्म। और अगर ऐसा मोशन हो रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, पहले धीमे था और बाद में, मतलब ये किस कैटेगरी का मोशन है? एक्सेलरेटेड। तो जिस तरीके से हम लोग लीनियर मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो इसको भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म को फर्दर हम दो और कैटेगरी में डिवाइड करते थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। याद है यार? कुछ रह गया अभी नोट करना रह गया है? सब लिखा है देखो, सब उसमें भी लिखा है, शीट में सब कुछ लिखा है। तो यार अगर हम लोग ये सब मोशन पहले पढ़ चुके हैं तो बस अब हमें ये सोचना है कि पहले जो कुछ होता था वो क्या था और अब उसी का एंगुलर और रिवोल्यूशनल वर्जन क्या होने वाला है। नहीं तो इस बात को समझाने के लिए मैं दो पहले कैटेगरी ऑफ मोशन तय कर लेता हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं यूसीएम। कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, इसका क्या मतलब है? ये हटा दे भाई लोग। कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका मतलब हम शुरू से जानते हैं, उसका v क्या है। तो जब मैं v कह रहा हूं तो इसका मतलब स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन इज फिक्स्ड। स्पीड फिक्स है। क्या पता? अच्छा स्पीड फिक्स है, वेलोसिटी भी फिक्स्ड है। हाँ क्यों? बिल्कुल है ना, वेलोसिटी चेंजिंग है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड अभी भी मैं कह सकता हूं फिक्स्ड है क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही होता है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन
डायरेक्शन चेंजिंग है। खैर अभी एक और बात है, इसमें ए टेंजेंशियल क्या है मुझे बताओ। अगर इसकी स्पीड हमेशा फिक्स है तो क्या ट्रैक के अलोंग इसकी स्पीड बढ़ाने वाला कोई है क्या? हाँ यार, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसकी स्पीड यानी v क्या है? फिक्स्ड है। और जब v फिक्स्ड है तो v का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? मैं कह रहा हूं v क्या है? फिक्स्ड है। तो dv बाई dt क्या होगा? dv बाई dt क्या होगा? dv बाई dt ए टेंजेंशियल होता है और ये कितना होगा फिलहाल? जीरो। भाई यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि उसके v में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन यार अगर वेलोसिटी वेक्टर में बदलाव हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? यार वेलोसिटी स्पीड में बदलाव नहीं हो रहा है इसलिए उसका dv बाई dt क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन उसके डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है तो एक एक्सेलेरेशन की हम बात करेंगे, अभी इसकी बात थोड़ा देर बाद करेंगे। इसमें एक एक्सेलेरेशन होगा, देयर इज एन एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। इसकी बात हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे वरना कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। इसमें एक एक्सेलेरेशन है और वो एक्सेलेरेशन स्पीड बदलने की वजह से नहीं है, वो एक्सेलेरेशन डायरेक्शन बदलने की वजह से है ना। तो यार यहां पर ए टेंजेंशियल जीरो है, बी टेंजेंशियल फिक्स है, टेंजेंशियल स्पीड फिक्स है और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो है। मुझे बता यार, अब ए टेंजेंशियल जीरो है, अब साथ ही साथ हम क्या बातें कर सकते हैं? अगर v टेंजेंशियल फिक्स्ड है तो दिस इंप्लाइज कि ओमेगा भी फिक्स्ड है और स्मॉल m भी फिक्स्ड है। कि ओमेगा और स्मॉल m क्या हुआ? v लीनियर स्पीड है वो फिक्स है, तो क्या उसके एंगल बदलने का रेट भी फिक्स होगा और रिवोल्यूशन बदलने का रेट भी फिक्स होगा। अगर ए टेंजेंशियल जीरो है तो क्या मैं कह सकता हूं अल्फा भी जीरो होगा और एन बार भी जीरो होगा। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है सेम स्पीड से तो एक चक्कर कवर करने में जितना टाइम पहली बार लगेगा, क्या अगला चक्कर कवर करने में उतना ही टाइम अगली बार लगेगा? हर बार जब वो एक रिवॉल्यूशन कवर करेगा तो टाइम क्या रहेगा? और ऐसा मोशन जिसमें बार बार कोई अपना रास्ता रिपीट करे सेम टाइम में, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। और अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो तुरंत एक बात उठेगी कि इसका टाइम पीरियड कितना है। दो नाम आएंगे यार, जब भी कोई मोशन पीरियोडिक होता है तो एक नाम आता है टाइम पीरियड और दूसरा नाम आता है क्या? फ्रीक्वेंसी। दो बातें तुरंत आ जाती हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड नया शब्द हो सकता है बट सब लोग जानते हैं टाइम पीरियड का मतलब होता है कोई भी रास्ता रिपीट हो रहा है तो एक रास्ता पूरा करने का टाइम, यानी टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन। टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन इस क्या होता है? टाइम पीरियड। ऑब्वियसली यार टाइम पीरियड है तो इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था रिवॉल्यूशनल स्पीड, वो क्या था? अरे उसका भी यही मतलब है कितना रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो देखा जाए जो अभी टर्म आया था रिवॉल्यूशनल स्पीड और फ्रीक्वेंसी वो सेम ही चीज है, बस उस समय मैंने नाम रिवॉल्यूशन स्पीड इसलिए बोलना सही समझा
कि जैसे लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, वैसे ही रिवोल्यूशनल स्पीड। लेकिन रिवोल्यूशनल स्पीड और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है ना, सेम एज फ्रीक्वेंसी और रिवोल्यूशन स्पीड सेम चीज है। यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट क्या होगी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रिवोल्यूशन काउंटिंग है इसलिए वो लिखा जरूर जाता है, बट वो कोई यूनिट नहीं है, वो काउंटिंग है, इतने रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर मैं कहूं बताओ अच्छा, कोई पार्टिकल इतना तेज घूम रहा है कि वो 1 सेकेंड में 10 रिवोल्यूशन कर लेता है, 1 सेकेंड में 10 रिवोल्यूशन, तो ये मैं 10 रिवोल्यूशन जो बता रहा हूं पर सेकेंड, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो एक रिवोल्यूशन का टाइम कितना होगा, 0.1 सेकेंड। अरे यार, अगर 1 सेकेंड में 10 रिवोल्यूशन कर रहा है तो एक करने में केवल 0.1 सेकेंड। यहां से तुम्हें भाव आ गया होगा मन में कि एक रिवोल्यूशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड है। क्या बताओ, हम t बराबर 1 बाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसी फ्रीक्वेंसी को भी थोड़ा देर पहले मैंने स्मॉल एन सिंबल नाम दिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो स्मॉल एन था रिवोल्यूशनरी स्पीड और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है, दो अलग चीजें नहीं है। बट उस समय मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि स्पीड, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड, तो इसकी भी स्पीड है ना, नाम उस हिसाब से वही अच्छा लग रहा था। बट अब थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्या फॉर्मूला जस्टिफाइड है, अगर तुम्हारा 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 1/10 रिवोल्यूशन फॉर 1 ऑसिलेशन या 1 सर्किल। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैं कहूंगा ये डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है ना, कि अगर n रिवोल्यूशन 1 सेकेंड में हो रहा है तो एक रिवोल्यूशन, क्या बता n रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो एक रिवोल्यूशन कितनी देर में होगा, 1/n, वहीं से आ गया यार। क्या ये बात कोई मिथ नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, डेफिनेशन से ही समझ में आना चाहिए कि यही होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, t बराबर 0 पे यहां था और t बराबर t टाइम में, t बराबर t टाइम तक इसने s दूरी कवर किया है, तो s लाने का क्या फॉर्मूला होता था जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते थे। हाँ, तो ये कितना है, चलो ut प्लस हाफ बिट स्क्वायर माना, तो ये कितना है, तो s बराबर क्या आ जाएगा, तुम सीधे नहीं बोल सकते, s बराबर vt फॉर्मूला हुआ करता था। यूनिफॉर्म मोशन में दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई अगर तुम्हें पता है कि कोई चीज 2 मीटर पर सेकंड चल रही तो 10 सेकंड में कितना चलेगी, अगर 2 मीटर पर सेकंड चल रही तो 10 सेकंड में, अगर कोई चीज 2 मीटर पर सेकंड चल रही है तो 10 सेकंड में 20। ये कहां से आया, पर सेकंड में अगर v तो t टाइम में vt। ये तो यार v की डेफिनेशन से ही समझ में आता है कि ये होना चाहिए, बशर्ते v कैसा होना चाहिए, फिक्स। अगर v कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला बनना ही बनना है। v होता है पर सेकंड का डिस्टेंस, तो vt क्या हो जाएगा, t टाइम का डिस्टेंस। तो s बराबर vt बहुत कन्विंसिंग फॉर्मूला है। ये कहां से आता है, v की डेफिनेशन से। ये फॉर्मूला यार कोई अभी पहली बार थोड़ी आया यार, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए s बराबर vt नहीं होता था, है ना। तो मुझे बताओ, इसी के एनालॉगस एंगुलर फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थीटा बराबर, यार s के एनालॉगस थीटा था तो v के एनालॉगस ओमेगा t, तो इसी के एनालॉगस थीटा की जगह कैपिटल N,
ओमेगा की जगह स्मॉल एन टी। क्या ये तीनों बातें बिल्कुल एनालॉगस में समझ में आ रही है कि नहीं? अभी मैंने किस कैटेगरी की बातें करी हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो इसके बाद कौन सा आने वाला है? और उसके बाद क्या आएगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड के बाद? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड के बाद क्या आएगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे पूरा एक पैटर्न दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई टॉपिक में नया कुछ लगे ही ना, सब पुराना लगने लगे। बताओ अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एंगुलर रिवोल्यूशन बात अभी अभी मैंने बताई, एस बराबर वी टी, थीटा बराबर ओमेगा टी और कैपिटल एन बराबर क्या? स्मॉल एन टी। सबको हजम हो रहा है भाई? जैसा लीनियर में होता था उसी का एंगुलर वर्जन, उसी का रिवोल्यूशनल वर्जन। किसको हजम नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो मुझे बताओ, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड में हम लोग इन्हीं बातों को डील करने के लिए, एस बी को डील करने के लिए कितने फॉर्मूले रखते थे? 3। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू, है ना? ये सारी बातें अभी भी काम करेंगी सर्किल के लॉन्ग। उस समय एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता था, लेकिन अब एस का मतलब सर्किल के लॉन्ग डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सर्किल के लॉन्ग डिस्टेंस है। क्या ये सारी बातें? और ये nth वाला फॉर्मूला हाफ ए टू एन माइनस वन याद है? तो बता, अगर पहले ऐसी बातें होती थी एस वी और ए को लेके, तो अब यहां पर थीटा ओमेगा और अल्फा को लेके भी ऐसी बातें नहीं हो सकती। मैं कहता हूं यार इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, जैसे यहां यू होता था, तो बताओ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी टी टाइम बाद का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये बी बराबर यू प्लस ए टी का भाई फॉर्मूला है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का भाई फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बराबर, देख के नहीं ऐसी बोलना है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो बता यार वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का भाई फॉर्मूला क्या होगा? तो nth सेकेंड का एंगल कवर्ड का फॉर्मूला क्या होगा? नहीं, ये ओमेगा फाइनल स्पीड है, ओमेगा नॉट इनिशियल है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन और थीटा एंगल कवर्ड है। तो बता अब अगर लीनियर बात आ चुकी है, एंगुलर बात आ चुकी है, चीजें तो सब एक साथ होती हैं। जब एंगुलर बात, एंगुलर वेलोसिटी होती है तभी लीनियर स्पीड होती है, तभी एंगुलर रिवॉल्यूशन स्पीड भी तो होती है। तो क्या सेम बात रिवॉल्यूशन स्पीड को नहीं हो सकती? तो बता एस इक्वल टू यू प्लस ए टी का भाई फॉर्मूला रिवॉल्यूशन में क्या होगा? स्मॉल एन बराबर स्मॉल एन नॉट प्लस एन बार इंटू टी। एन के ऊपर लाइन खींच देते हैं तो एन बार पढ़ते हैं। तो इस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का भाई फॉर्मूला क्या होगा? नहीं, तो फिर यार बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का भाई फॉर्मूला क्या होगा? तो फिर nth का फॉर्मूला क्या होगा? क्या ये सारी बातें हमने एक्सलेटेड में पढ़ी है कि नहीं? तो अब एक्सलेटेड में 3 गुना बातें हो गई हैं। लीनियर तो पहले होती थी, एंगुलर भी आ गया और रिवॉल्यूशनल भी आ गया है। तो यार ये तो काइनेमेटिक्स स्ट्रेट लाइन मोशन में जितना पढ़ा था उससे 3 गुनी पढ़ाई हो गई, देखा जाए तो बिल्कुल 3 गुनी पढ़ाई है। अगर पूछने वाला अपने पे आ जाए तो उतने ही मुश्किल क्वेश्चन जो लीनियर में बनते थे यहां बना सकता है। बट फैशन में क्या है कि जब टॉपिक अप्लाइड हो जाता है तो क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। तो यार इनके आसान एप्लीकेशन तो तुम्हें आते ही होंगे ना यार। अरे किसी ने 9th तक भी पढ़ाई करी है तो इन फॉर्मूलों के आसान एप्लीकेशन तो किए ही हैं, तो उन्हीं के एंगुलर एप्लीकेशन, उन्हीं के रिवॉल्यूशनल एप्लीकेशन यहां पर हो सकते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। तीसरी कैटेगरी क्या थी? वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन को हम हमेशा फंक्शन से डील करते थे। 6 तरह के फंक्शन, एस टाइम में, वी टाइम में, ए टाइम में। ये नोट कर रही हो क्या? मैंने पूरी टेबल बना के दी है, इसको टेबल को नोट मत करना, पाप पड़ेगा, फालतू का टाइम बर्बाद कर रही हूं। एस टाइम में, वी टाइम में, ए टाइम में, वी एस में, ए एस में, ए वी में, ये 6 फॉर्मूले थे। और v की डेफिनेशन ds बाई dt, a की डेफिनेशन 2 थी।
इसके अलावा मैंने दो इंटीग्रेशन फॉर्मूले लिखे थे, डेल्टा एस बराबर इंटीग्रल ऑफ वी dt और डेल्टा वी बराबर इंटीग्रल ऑफ ए dt। याद आ गया? तो क्या अब उसी का एंगुलर वर्जन एस टाइम में था तो थीटा टाइम में, वी टाइम में तो क्या उसी का एंगुलर वर्जन, अभी यार मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, और उसी का क्या रिवोल्यूशनल वर्जन। क्या इतनी कैटेगरी पे हम लोगों ने कम से कम क्वेश्चंस किए, हर कैटेगरी पे? क्या हमने इस कैटेगरी में भी किए हैं, इस कैटेगरी में भी किए हैं, इस कैटेगरी में भी किए हैं? तो जब उन सबको हम निपटा चुके हैं तो उन्हीं का एंगुलर और उन्हीं का रिवोल्यूशनल सेम थॉट के साथ, सेम मैथ्स के साथ हम नहीं निपटा सकते हैं, बस सिंबल ही तो अलग है। तो फिर से यार मैं घूम फिर के इस पूरी कहानी को किनारे करता हूं, इसी पे आ जाता हूं यार, एस थीटा एन बी ओमेगा स्मॉल एन ए अल्फा एन, और इनको लेके जैसी बातें वहां थी इनको भी लेके और इनको भी लेके वैसी बातें यहां हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक फॉर्मूला अभी n बराबर 1/t मैंने बताया है, ओमेगा बराबर 2πn पढ़ा था, तो क्या यहाँ n को 1/t लिख दिया जाए तो एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो ले देख यार, अब तक की स्टोरी के हमारे इतने फॉर्मूले आ चुके हैं, और ये फॉर्मूले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि याद करना है बैठ के। ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है क्या याद करना है बैठ के? ऐसा लग रहा है तो सब मेहनत बेकार है, ये जो मैंने सजा के क्रम से बनाया है सब बेकार हो जाएगा। और मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि एक साथ पूरी टेबल प्रकट ना हो, स्टेप वाइज। तुमने देखा है एक एक क्लिक के कमांड पे ही आ रहा है, इसको बनाने में घंटों की मेहनत करी गई थी आज से 12 साल पहले, तब से मेहनत नहीं की। एक बार मेहनत कर ली तो फिर तो बचेगा ही ना टाइम। और 13 ही हो गए होंगे, अब तो मैं 12 ही बोलता हूँ, पिछले साल भी 12 ही बोला था, 13 हो गए। तो क्या ये स्ट्रक्चर सबके दिमाग में बैठ गया है या अभी कुछ दिक्कत है? तो हम लोग ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, लेकिन याद तो दिला दूं कम से कम कि पहले क्या होता था तो अब क्या होगा। मैं यूनिफॉर्म कैटेगरी में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करने वाला हूं, फिर एक्सीलरेटेड कैटेगरी में करूंगा, वेरिएबल तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, उस पर भी करेंगे, परेशान नहीं। तो हम लोग सबसे पहले एक इस कैटेगरी में क्वेश्चन कर रहे हैं, पहचाने कौन सी कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है भाई? क्या दिया है? जो दिया है उसका सिंबल और जो पूछा है उसका सिंबल पहले मन में लाएं। A fan is rotating with 6 revolution per minute. 6 revolution per minute. इसका क्या सिंबल होगा यार? कैपिटल एन तो रिवॉल्यूशन कवर्ड होता है, ये रिवॉल्यूशन कवर्ड है या रिवॉल्यूशन कवर होने का रेट है? तो इसका सिंबल क्या होता था? स्मॉल एन। इसमें दिया है 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन हम लोग इसको पर मिनट वाली यूनिट में थोड़ी पढ़ते थे, किस में पढ़ते थे? कोई बात नहीं, हम इसको 6 रिवॉल्यूशन, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हम लिख सकते हैं 6/60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी कितना? 1/10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या स्मॉल एन क्वेश्चन में दे रखा है। ये रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम लोग आरपीएम भी पढ़ते हैं, कहीं अगर आरपीएम लिखा हो या रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा हो एक ही बात होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है रिवॉल्यूशनल स्पीड। पूछा क्या क्या है उसका सिंबल लिखें, फिर फॉर्मूले रिकॉल करें और थोड़ा पैटर्न में सोचने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन पूछा है टाइम पीरियड टी बताओ। एक एक क्वेश्चन नोट करें, उसका जवाब ढूंढें, टेबल पलट के देख सकते हैं, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, बट अपने मन को थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करें कि फॉर्मूला ना देखना पड़े, और थोड़ा फील करके भी आंसर लाने की कोशिश करें। पता है 1/10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो रहा है,
यानी यार एक रिवॉल्यूशन का 10वां हिस्सा 1 सेकंड में पूरा हो रहा है, तो बताओ एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में पूरा होगा? वही तो टाइम पीरियड होता है। एक एक क्वेश्चन नोट करना है और सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चन एक साथ नोट करने की जरूरत नहीं है। अरे कल मॉडर्न फिजिक्स के लिए सब लोग रेडी हैं? 6:15 से 6:15 से 7 7:30 तक टेस्ट होगा। सब लोग आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स करेंगे और फिर जाएंगे। मॉडर्न और सेमीकंडक्टर जितना पढ़ा है उतना है मात्र। संडे अगर संडे देना चाहे कोई तो 9 बजे आ जाए तो दे दे आके, लेकिन टेस्ट कल भी होगा। क्या दिक्कत है कल में? कितने लोगों को दिक्कत है कल में? क्या दिक्कत? हाँ तो सैटरडे नहीं है ना, और उसमें मॉडर्न नहीं है 2 में, तो ट्यूसडे कर लें, ट्यूसडे शाम को कर लें। अच्छा वो एक दिन कौन सा रखना है मुझे? वो यार सैटरडे मुझे रखने का मन है। चौथा दिन फिर वो लगातार हो जाएगा। ऐसे में 2 लगातार होते हैं, जैसे देखो MWF और सैटरडे करते हैं तो बस फ्राइडे और सैटरडे कंटिन्यूअस होते हैं, तो लगता है कि हाँ बीच बीच में गैप है। और अगर ट्यूसडे रखते हैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लगातार हो जाता है, तो फिर चौथा भी लगातार ही कर दें। MWFS कितना अच्छा है। हाँ यही मैं भी कह रहा था, MWFS। सैटरडे सैटरडे संडे तो रिजेक्ट हो गया, वरना संडे मुझे कोई दिक्कत नहीं। संडे सुबह 9 बजे आओ, 11 बजे पढ़ के चले जाओ। ट्यूसडे मुझे दिक्कत है थोड़ा सा, में भी वही दिक्कत है कि वो जो गैप मुझे मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, गैप चाहिए। चलो अगर मैं वोटिंग करा लेता हूं, पहला वोट है संडे, कितने लोग रेडी हैं? हाथ उठाएं। संडे 9 से 11, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, एक वोट है। सैटरडे 6:15 से 8 रेगुलर टाइम, वो चौथे दिन की बात हो रही, बाकी दिन तो रेगुलर MWF है ही है। सैटरडे कितने लोग रेडी हैं? सैटरडे 6:15 से 3 लोग। हाँ दोबारा हाथ उठा सकते हैं 2 दिन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। खराब क्यों हो गया? सैटरडे में 3 लोग हैं। ट्यूसडे में कितने लोग हैं? ट्यूसडे, तो ट्यूसडे बहुमत से पास हो गया। ट्यूसडे को शाम को क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे गैप, फ्राइडे, फिर सैटरडे गैप, संडे तो गैप है ही। तो हाथ क्यों उठाया था ट्यूसडे में? हाँ बड़ा गैप हो जाएगा, यही तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं तो ठीक है, फ्राइडे है, एक दिन का गैप, फिर 2 दिन का गैप, ठीक है। अभी क्या इसी में सब लोग एग्री हैं, तो मैं क्या करूं? तुमने भी गलती से एग्री कर ही दिया है, तो अब भोग तो। हाँ हाँ इस डिस्कशन में टेस्ट तो रह ही गया। तो ट्यूसडे क्लास है, तो टेस्ट कब है? कल ही होगा फिर। अब कोई कल ना दे पाए तो उसके पास फिर क्या चॉइस बचती है? संडे को 9 बजे आके टेस्ट दे सकता है।
अगले संडे कंबाइंड टेस्ट है। हाँ, अगले संडे का सिलेबस बायो वाले सर ने बताया है। बता दो सबको। इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एक्सचेंज। लिख ले सभी। वो जो पुराना वाला सब था वो पूरा है, उसमें एक और टॉपिक क्या पड़ा है? पुराना वाला पूरा है, ब्रीथिंग एक्सचेंज पूरा है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पिछली बार जो टेस्ट में सर ने लिखा था उसके अलावा कुछ बदला है? उसके अलावा एक चैप्टर है, हाँ, ब्रीथिंग एक्सचेंज। ब्रीदिंग एक्सचेंज बढ़ा है, डाइजेशन तो पहले भी था। डाइजेशन पहले भी था। ठीक है, लिख लो, तो मुझे क्या पता। हो गया। मंडे और वेडनेसडे में आउट ऑफ स्टेशन। मंडे और वेडनेसडे नहीं आएंगे सर। फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे को क्लास रहेगी। नहीं, तो थर्सडे और सैटरडे जाओ जहां जाना है। सर मैं नहीं कह रही हूँ। क्या सर बायो वाला सर नहीं है। मंडे से फ्राइडे? क्यों? तो तुम ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना इनसे संपर्क करके, अमित शाह से मिलने जा रहे। तो ऐसा कौन सा जरूरी काम है उससे ज्यादा जरूरी? एक नाथ शिंदे से मिलने जा रहे हो तो यार ये जरूरी काम है भाई। किस लिए? तो वो थोड़ी तुमको वीजा देंगे यार, ऑफिस वाले, मतलब महाराज जा रहे हो तुम। वीजा किसके के लिए, कहाँ जाना है उसके बाद? सब जा रहे हैं क्या घर में? अच्छा ठीक, थोड़ी कम उम्र में हाजी हो जाओगे तुम, हज करने जा रहे होंगे ना? हाँ, सऊदी में रहने। अच्छा, वही तो है ना, वो हज कर कहाँ जाया जाता है, वही है ना? हाँ हाँ भाई, टाइम पीरियड कितने दिनों का आ गया? बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये सब बातों के बीच में क्वेश्चन भी करते रहना होता है, ये तो प्रैक्टिस कराई जा रही ताकि तुम लोग दो दो चीजें हैंडल करना सीख जाओ एक साथ। कहां तक पहुंचे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। टाइम पीरियड 1 बाई फ्रीक्वेंसी पढ़ा है कि नहीं? स्मॉल एन और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज होती है, तो 1/1/10 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 ऊपर आ जाएगा, 10 सेकंड। क्या इसको फील नहीं कर पा रहे हो? मैं चाह रहा हूं तुम्हारे अंदर थोड़ा भाव भी आए। क्या 1/10 रिवॉल्यूशन एक सेकंड में हो रहा है? 1/10 मतलब एक रिवॉल्यूशन का 10वां हिस्सा एक सेकंड में हो रहा है, तो पूरा रिवॉल्यूशन कितनी देर में होगा? 10 गुना ज्यादा, यानी 10 सेकंड। क्या ये हजम नहीं हो रहा है साथ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एंगुलर स्पीड सिंबल क्या है? ओमेगा लाना है। फॉर्मूला है ओमेगा का, हमने क्या पढ़ा है? अगर रिवॉल्यूशनल स्पीड पता हो तो एंगुलर स्पीड, कभी भी रिवॉल्यूशन वाली चीज से रेडियन वाली चीज लाना हो तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं? क्या ओमेगा बराबर 2 पाई एन कर देंगे, सिंपल। तो 2 पाई इंटू एन कितना आया है? 1/10, तो ये आ जाएगा पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड। कितने लोग आगे आ रही हैं? अगला क्वेश्चन करते जाएं। अगला क्वेश्चन है 10 सेकेंड में कवर किया हुआ एंगल कितनों का हो गया है? और ट्राई करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल कवर्ड इन 10 सेकेंड। तो सबसे पहले सिंबल लिखें कि हमें क्या लाना है। थीटा लाना है, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या लगाया थीटा लाने के लिए? नहीं समझ आ रहा है थीटा लाने के लिए क्या फॉर्मूला? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? तो S बराबर जैसे VT होता है वैसे थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। और क्या ये भाव लाओ मन में कि ओमेगा होता है कितने रेडियन पर सेकेंड?
तो पाई बाई 5 रेडियन पर सेकंड कवर कर रहा है, तो 10 सेकंड में कितना रेडियन कवर हो जाएगा? एंगल क्या होता है, कितना रेडियन कवर हो जाएगा? तो तुम्हें यूनिट से समझ में आना चाहिए। पाई बाई 5 पर सेकंड हो रहा है तो 10 सेकंड में 2 पाई रेडियन कवर हो जाएगा। कितनों ने कर लिया है मुझसे पहले? अगला क्वेश्चन है, क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 कवर्ड इन 10 सेकंड। तो यार नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कवर्ड मतलब क्या लाना है? कैपिटल एन। यस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कैपिटल एन लाना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है कैपिटल एन लाने का? बिल्कुल, जैसे एस बराबर बी टी, थीटा बराबर ओमेगा टी, तो कैपिटल एन बराबर क्या? स्मॉल एन टी। तो क्या स्मॉल एन पता है? बिल्कुल है, 1/10। और टी कितना है? 10। तो ये कितना आ गया? 1 रिवॉल्यूशन। अच्छा, ये एक तरीका है। एक और तरीका है तुम्हारे पास कैपिटल एन लाने का। मुझे बताओ, ये थीटा कितनी देर का एंगल है? थीटा जो है 10 सेकंड का एंगल कवर्ड है। मान लिया 10 सेकंड में तुम्हें किसी चीज का एंगल कवर्ड पता है कि 10 सेकंड में उसने थीटा एंगल कवर किया है, और उतनी ही देर का रिवॉल्यूशन लाना है, उसी देर का। तो क्या उतनी ही देर का थीटा, उतनी देर का रिवॉल्यूशन आपस में कैसे रिलेटेड होता है? क्या रिवॉल्यूशन और थीटा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ा? कन्वर्जन फॉर्मूला। क्या जब भी रिवॉल्यूशन वाली बात लाना हो, पता हो, तो रिवॉल्यूशन वाली बात से रेडियन वाली बात लाना हो तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 2 पाई। तो क्या रिवॉल्यूशन भी 10 ही सेकंड का है और एंगल भी 10 ही सेकंड का है, तो क्या थीटा बराबर 2 पाई एन नहीं लगा सकते? थीटा तुम ऑलरेडी ला चुके हो, 2 पाई बराबर 2 पाई एन, तो 2 पाई कैंसिल, एन कितना आ गया? 1। इसको मैं कहता हूं कन्वर्जन फॉर्मूला, और ये क्या है? कैलकुलेशनल फॉर्मूला। दोनों तरीकों से। कितने किसी ने इससे लाया क्या? इसको बोलते हैं कन्वर्जन फॉर्मूला, और ये क्या था? कैलकुलेशनल फॉर्मूला। यहां हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है, एस बराबर बीटी का भाई फॉर्मूला, और यहां मैंने कन्वर्जन कर लिया है क्योंकि 10 ही सेकंड का एंगल दिया था, 10 ही सेकंड का रिवॉल्यूशन लाना था। अब देखो यार, इसी क्वेश्चन में एक बात करी गई है, एक पार्टिकल है जो 0.5 की रेडियस पे है, 0.5 मीटर की रेडियस पे, और किसी फैन की बात चली थी, तो फैन में कोई पार्टिकल है। सोचिए फैन का ब्लेड है और फैन में कोई पार्टिकल है 0.1 0.5 रेडियस का। क्वेश्चन पूछा है उस पार्टिकल का स्पीड v क्या होगा? v बताना है, और फिर बताना है 10 सेकंड में s कितना कवर होगा। दो चीजें पूछी हैं। पहला क्वेश्चन है यार स्पीड v बताना है, तो बता यार v का क्या फॉर्मूला है? v लाना है, v। आर ओमेगा, v लाना है, आर ओमेगा लगा सकते हैं बिल्कुल। आर है 0.5, ओमेगा कितना था? पाई बाई 5। तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओ, ये आएगा पाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग आ गया यार? पाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस कवर 10 सेकेंड में कितना होगा? 10 सेकेंड में कितना दूरी कवर करेगा? क्या लगाने वाले हैं? क्या v पता चल चुका है? यूनिफॉर्म मोशन है तो s बराबर vt लगा सकते हैं 10 सेकंड में। v होता है पर सेकंड कितना चला, तो 10 सेकंड में कितना चला निकाल सकते हैं। v है पाई बाई 10 इंटू 10 सेकंड में कितना आएगा? पाई मीटर। क्या जनता समझ गई? पाई मीटर। क्या इसको हम और तरीकों से ला सकते थे, किसी और तरीके से? यार s लाने का कोई और तरीका किसी के दिमाग में आना चाहिए। मुझे बताओ 10 ही सेकंड का एंगल अभी थोड़ा देर पहले तुमने पता किया था, क्या ये एंगल 10 सेकंड का है कि नहीं? और 10 ही सेकंड का एस पूछा है, तो एस और थीटा तो हमेशा एनालॉगस चीजें हैं। एस से थीटा, थीटा से एस कभी भी लाया जा सकता है। बता, एस मीटर वाली चीज है और थीटा रेडियन वाली। रेडियन वाली से मीटर वाली चीज लाना हो तो क्या करते हैं? क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? थीटा बराबर एस बराबर आर थीटा। तो थीटा हमें कितनी देर का पता है? 10 सेकंड का। कितना आया है? 2 पाई। और आर कितना है? 0.5। तो 5 दूना 10 यानी 1 पाई। क्या यहां से भी वही आंसर आया है? तो ये दोनों ख्याल मन में आना चाहिए, कैलकुलेशन वाला भी और कन्वर्जन वाला भी। क्या जनता समझ पा रही है? मैंने कन्वर्जन के फॉर्मूले
सबके लिए एक जैसे लिखे हैं और ये कैलकुलेशन फॉर्मूले हैं। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा और क्लैरिटी लाई है, फॉर्मूलों को लेके क्लैरिटी आई है, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फॉर अ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच, एक घड़ी की सेकेंड वाली सुई 4 सेंटीमीटर की है फ्रॉम द सेंटर। पहला क्वेश्चन पूछा है टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड, सेकेंड वाली सुई का टाइम पीरियड कितना होगा? कोई कनेक्टेड था क्या इसमें? जो आज के रीडिंगों में रहती है, हाँ, जो एंडरग्लोव में है वही है, वो कनेक्टेड है। अभी अभी उसने छोड़ा है। तो एक वैल्यू जो एंडरग्लोव वही है। तो यार ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पूछा बहुत कुछ है, दिया कुछ है नहीं। मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन पूछा है टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड हैंड, सेकेंड वाली सुई का टाइम पीरियड। क्या तुम्हें पता नहीं है सेकेंड वाली सुई का टाइम पीरियड क्या होता है? 60 सेकेंड। यानी ये एक इंफॉर्मेशन हमें पता है, ये देने की जरूरत नहीं है। तो पहला आंसर तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि 60 सेकेंड, सेकेंड वाली सुई 60 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। बाकी क्वेश्चन तुम्हें बताना है कैलकुलेशन से। सिक्सटी सेकेंड टी की वैल्यू थी, एन की थोड़ी है, एन की तो 1/60 हो जाएगी ना।
कितना सोच लिया है उसी को मैथ से भी निकालो, क्योंकि सोच कब तक काम आएगी। अभी परफेक्ट एग्जाम्पल है तो फील हो रहा है, फिर फीलिंग डेड हो जाएगी कुछ दिन में। टाइम पीरियड आ गया है, तो बता अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाता तो कितना होता, 1/60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा पूछा है तो तुम्हारे पास दो फार्मूले हैं, या तो 2πn लगा दो या 2π/t लगा दो। नहीं तो हमने 2π/t लगाया है, ये आएगा π/30 रेडियन पर सेकेंड। कितने लोग आ गया है ओमेगा, विशाखा आ गया भाई ओमेगा, मोहन क्या अगली वाला आंसर आ गया है। हाँ अगला क्वेश्चन है एंगल कवर्ड मतलब क्या लाना है, थीटा लाना है। 15 सेकंड में एंगल कवर्ड कौन सा फार्मूला लगाओगे, S बराबर VT का भाई फार्मूला, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो ओमेगा π/30 है, समय 15 सेकंड है, तो ये आएगा π/2 रेडियन। क्या 15 सेकंड में घड़ी ऐसे से ऐसे हो जाती है कि नहीं यार, 90 डिग्री घूम जाती है, π/2 आया है। मैथ्स अपना काम कर रही है, वही आएगा जो होता है। स्पीड ऑफ द टिप, यानी यार सेकंड वाली सुई 4 सेंटीमीटर की है और ऐसे घूम रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसके टॉप की स्पीड कितनी होगी, v। कैसे आता है, एंगुलर स्पीड पता चल चुकी है, और ये सब एनालॉगस बातें हैं। जब ओमेगा पता होता है तो v आ जाता है, तो स्मॉल n आ जाता है। जब थीटा पता होता है तो s आ जाता है ना, कैपिटल N आ जाता है। सब एनालॉगस चीजें हैं। तो क्या v लाने के लिए हमें सिंपल कन्वर्जन करना है, v बराबर r ओमेगा, r है 4 सेंटीमीटर और ओमेगा कितना है 30, तो ये आ जाएगा 2π/30। ध्यान रखना अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिख रहा हूं तो यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकंड में चलेगी। अगर मैं ये मीटर में लिखता तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में आता। जैसी यूनिट रेडियन के रेडियस की लिखोगे उसी हिसाब की वेलोसिटी यूनिट बनेगी। सॉरी 2π/15। खैर ये सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखा जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड, कौन सा फार्मूला, S बराबर VT। तो V है 2π/15, समय है 15 सेकंड, तो आंसर आएगा 2π, यूनिट क्या सेंटीमीटर। अच्छा क्या बताओ, ये किसी और तरीके से नहीं लाया जा सकता था S? 15 सेकंड का थीटा पता है और 15 सेकंड का S लाना, और S और थीटा एनालॉगस चीजें हैं, तो हम जब चाहें तब एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ S बराबर r थीटा लगा सकते थे। r है 4 सेंटीमीटर, थीटा है π/2, तो देखो यहाँ से भी 2π सेंटीमीटर आया है कि नहीं। ये स्ट्रक्चर बनाते चलो, दोनों ख्याल मन में लाते चलो, कन्वर्जन कैलकुलेशन। ये कन्वर्जन है और ये कैलकुलेशन है। कितने लोगों ने कन्वर्जन से किया है, कितने लोगों ने कैलकुलेशन से किया है, कितने लोग अभी प्रोसेस में कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, 15 सेकंड में रिवॉल्यूशन कवर्ड, क्या करने वाले हैं? कैपिटल N लाना है, स्मॉल n कब पता चला, यहां पता चला है। स्मॉल n और न्यू एक ही बात है। कौन सा कैलकुलेशन फॉर्मूला, जैसे S बराबर VT, जैसे थीटा बराबर ओमेगा टी, वैसे ही कैपिटल N बराबर NT। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका, क्या S थीटा और कैपिटल N एनालॉगस चीजें होती हैं। जब S कवर होता है तो थीटा कवर होता है, तो कैपिटल N कवर होता है। तो क्या हम कन्वर्जन भी तो कर सकते हैं। थीटा बराबर क्या 2π, कैपिटल N नहीं लगा सकते। थीटा कवर कितना हुआ है वो हम ला चुके हैं π/2, तो N कितना कवर होगा, वो आ रहा है 1/4 रिवॉल्यूशन। π/2 एंगल मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन। तुम इससे भी ला सकते थे, तब भी 1/4 आता। मगर मैं चाहता हूं यार पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं। बात क्लियर है भाई?
हटा दे भाई। कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से चल रहा है और अभी फिलहाल उसने 90 डिग्री का एंगल कवर किया है ना। तो यहां दो तरह की बातें हो सकती हैं, और 90 डिग्री के लिए ही क्यों, 180 के लिए भी बातें हो सकती हैं, बट मैं अभी 90 के लिए बता रहा हूं, फेमस एग्जांपल है। पहली बात, आर रेडियस है, इसका चेंज इन स्पीड कितना है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तीसरा, चेंज इन वेलोसिटी कितना है। तीन क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। बता, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है तो चेंज इन स्पीड, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल है, तो चेंज इन स्पीड, भाई स्पीड कहाँ बदल रही है, यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड नहीं बदल रही है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले यहां था फिर यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से बीच फाइनल को जोड़ो तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, कितना आएगा। हेलो, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। कशिश बोल रहे हैं। हाँ बेटा। कि सर क्या सर दादा की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, मामा की। अरे क्या हो गया। तो सर साहब तो फिर मामा को, मामा को पेट में वो पानी थे, अरे खून आ जाता है पेट में, हम्म, और वो वजह से काल तो दिया गया था सर, नहीं मतलब उनके कैंसर हो गई। अच्छा तो अभी फ्री हो गई। अभी हम तो कानपुर में ही हैं, कल उनका ये है तीजा देवी होती है सर, हम्म, तीजा है हाँ हाँ, तो कब से आना है। सर। अपना सर है कल क्या। कल तो कल तो कौन सा दिन है, कल तो सैटरडे, अब मंडे छुट्टी है, वेडनेसडे से होगी। मंडे छुट्टी है सर। हाँ 2 अक्टूबर है ना। केमिस्ट्री की भी केमिस्ट्री की भी होपफुली, मुझे पता नहीं है, सर से पूछना पड़ेगा। जी सर। आ गए हैं, अब देखिए रात तक लखनऊ आ जाएंगे कानपुर से। ठीक ठीक, हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना, r√2, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखो वेलोसिटी और स्पीड दो अलग अलग चीजें हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी का चेंज पूछा जाता है तो वेक्टर चेंज होता है, नहीं, और वेक्टर चेंज निकालना मैंने शुरू में बताया था स्ट्रेट लाइन के टाइम, वो डायग्राम से भी लाया जा सकता है और वेक्टर मेथड से भी, मैं दोनों मेथड से फिर से बता रहा हूं। पता, अच्छा इसकी इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो क्या वो आगे की तरफ है तो मैं लिखूंगा v i कैप, फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, नीचे की तरफ है तो लिखूंगा माइनस v j कैप। चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है माइनस वी जे, इनिशियल है वी आई, इसको घटा दिया तो यार ये डेल्टा वी वेक्टर बना है। अगर कभी चेंज वेक्टर पूछा जाए तो यही आंसर है, ये चेंज वेक्टर आंसर है, बट अक्सर चेंज वेक्टर नहीं पूछा जाता है, ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो चेंज वेक्टर के मैग्नीट्यूड के दिए जाते हैं। तो बता यार चेंज वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो आएगा अंडर रूट हॉरिजॉन्टल वाले का स्क्वायर वर्टिकल वाले का स्क्वायर, तो ये आएगा v√2। बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है। ये जो मेथड है ये 90 डिग्री के लिए हमने बड़ी इजीली कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर कोई और एंगल वाला मामला होता ना
तो इसको हैंडल करना मुश्किल होता। इससे अच्छा क्या रहता है, इससे अच्छा रहता है डायग्राम बनाने वाला, डायग्राम वाला मेथड मैं बता रहा हूँ। ये समझने में किसी को दिक्कत है क्या? इतना हजम कर लो, नोट कर लो पहले। एक तो मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तुम लोगों के चेहरे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी को टिंडे की सब्जी ऑफर कर रहा हूँ जिसको बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं हर बार कह रहा हूँ कि बेटा खा लिया अब पानी पी लो, फिर खा लिया अब पानी पी लो तो खा लिया, हजम हो गया, अब अगला घूंट। हाँ भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को मैं एरो में बना देता हूं। ये इनिशियल वेक्टर है, v मैग्नीट्यूड का आगे की तरफ। फाइनल को मैं टेल से टेल जोड़ के बना रहा हूं। जब भी चेंज वेक्टर लाते हैं तो टेल से टेल डायग्राम बनाते हैं। ये फाइनल है, ये भी v मैग्नीट्यूड का, ये भी v मैग्नीट्यूड का, ये इनिशियल और ये फाइनल है। चेंज वेक्टर कैसे निकाला जाता है उसका फिक्स सिंपल सा नियम है, किससे किसको घटाया है। जिससे घटाया है वहां हेड आता है, जिसको घटाया है उस पर टेल आता है। तो इसको घटाना है, इससे घटाना है, तो ये हमारा चेंज वेक्टर है, फाइनल माइनस। अच्छा तुम देखो चेंज वेक्टर, इस एरो का टेल से हेड तक की यात्रा करो तो पीछे और नीचे आ रहा है। देखो पीछे मतलब माइनस आई, नीचे मतलब माइनस जे। क्या ये काला वाला वेक्टर जो मैंने यहां दिखाया है वो पीछे और नीचे वाला वेक्टर है, इसलिए माइनस माइनस में है। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड तुम डायग्राम में ऐसे ही बता सकते हो, v ये है, v ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, v√2। क्या बात समझ पा रहे हैं? एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, पहले ऐसे v से जा रहा था, अभी यहां पे v से जा रहा है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब तुमसे कोई कहे यार कि इसको वेक्टर अप्रोच से चेंज निकालो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ये पूरी तरह से आई में है, लेकिन इसके अंदर आई भी है, और तो इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसको डायग्राम से करना बड़ा आसान है। पहला वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, ये हमारा इनिशियल वेक्टर है v मैग्नीट्यूड का। जितना एंगल इधर होता है ये एंगल भी वही होता है, ये हम शो कर सकते हैं। शो करने की जरूरत, देखो यार ये 60 है तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 30, और ये 30 होगा तो ये कितना होगा 60। तो कुल मिलाकर ये वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे है, तो मैंने ये बना दिया 60 डिग्री पे v वेक्टर बना दिया, ये फाइनल है ना। डिफरेंस वेक्टर क्या होता है, अगर कोई पूछे इसका डेल्टा v वेक्टर क्या होगा, उसका मॉड बताना है, तो वो हमेशा इनिशियल से फाइनल के बीच का वेक्टर होता है, और हेड कहां होता है, फाइनल में। बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हाँ इसका मैग्नीट्यूड v ही आएगा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये 60 डिग्री है, ये दोनों अगर साइड बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा। अरे भाई ये v है, ये v है, तो ये थीटा बराबर होगा कि नहीं। ये दो एंगल थीटा थीटा है, तीसरा 60 है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यार एक 60 है तो बाकी दोनों भी 60 ही निकलेंगे। यार भाई 60 प्लस 2 थीटा को हम क्या लिख दें 180, तो थीटा कितना आ जाएगा 60, यानी तीनों एंगल कितने हैं 60, तो ये कितना आएगा v। क्या ये जनता समझ पा रही है? और नहीं समझ पा रही तो एक और तरीका है मेरे पास। दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला होता था, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। ये याद है किसी को? डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड में माइनस आता था और सम वेक्टर के मैग्नीट्यूड में प्लस आता था। नहीं तो यहां तुम ऐसे लिखो यार, कुछ भी ना सोचो, बस तुम्हें ये दिया 60 डिग्री का अंतर है, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vv cos 60, बस तो इसको सॉल्व करोगे तो v आ जाएगा। यहां बताओ कितने डिग्री का अंतर था, 90 डिग्री, तो तुम लिखोगे यार v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2vv cos 90, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो v आ जाएगा। जो सही लगे वो लगाएं।
अब यार 60 की जगह 30 डिग्री होता तो नहीं कर लेते, थोड़ा और गंदा आंसर आता, मगर 30 रख देते, है ना। 120 आता तो नहीं कर लेते। 120 बहुत फेमस आंसर होता है। cos 120 की वैल्यू -½ होती है, तो v² + v² - 2vv × -½ तो वो √3v आ जाता है। ओके तो यार ये डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखो या डायग्राम वाला मेथड याद रखो, क्योंकि अगर वेक्टर से करने लग जाओगे 60 डिग्री 30 डिग्री तब तो करते करते रह जाओगे। अच्छा मुझे बताओ इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कितना होगा? ये कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट गैप ना यार। तो ये तो वेलोसिटी का चेंज निकाला है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस डायग्राम में? एनीवन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अरे देखो ये 60 है, ये r है भाई, जैसा ट्राइंगल अभी वेलोसिटी में बना है वैसे ही ट्राइंगल यहाँ भी बनेगा। ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 2 r है तो तीसरा भी क्या होगा? r। भी 60 डिग्री का मामला था तो बढ़िया था, 30 डिग्री का होता तो तुम यही फॉर्मूला r में भी लगा सकते हो। नहीं, खैर मैं डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला बताने वाला हूं। और वो फॉर्मूला इत्तेफाक से वेलोसिटी में भी काम करता है। तो अगर कभी भी कोई सर्किल में थीटा एंगल कवर हुआ है तो बता ए से बी की दूरी हमें लाना पड़े, नहीं ये दूरी, ये दूरी, इसको क्या बोलने वाले हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसका डायग्राम और वेलोसिटी का डायग्राम बिल्कुल एक जैसा बनता है, बस वो 90 डिग्री शिफ्टेड होता है। जैसे देखो ये ट्राइंगल ऐसा है, इसी को तो 90 डिग्री घुमा दो तो ये बन गया, क्योंकि वेलोसिटी रेडियस के साथ 90 डिग्री पे होती है। देखो रेडियस ऐसे तो वेलोसिटी ऐसे, रेडियस ऐसे तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायग्राम रेडियस के डायग्राम से 90 डिग्री टर्न होता है। यानी अगर ये डायग्राम बना है किसका? डिस्प्लेसमेंट का, तो वेलोसिटी का डायग्राम कैसे बनेगा? यार वेलोसिटी ऐसे बनेगी, ये वाली वेलोसिटी ऐसे बनेगी, तो डिस्प्लेसमेंट इधर आ जाएगा। यानी बड़ा सिंपल है यार, जैसा रेडियस का डायग्राम बनता है वैसा ही, तो जैसा आंसर डिस्प्लेसमेंट का आएगा वही आंसर। तो ठीक है फिर फॉर्मूला ही समझते हैं यार, फिर तो सब बातों से छुटकारा मिल जाएगा। मेथड बहुत सारे हैं बट ये ट्रिक बेटर लगती है मुझे। ये आंसर आता है यार, मैं निकाल के बता देता हूं तो हजम हो जाएगा इजीली। पता है ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं? अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं बीचों बीच, तो आधा एंगल कितना हो गया? हाइपोटेनस रेडियस है, θ/2 के सामने वाली ये आधी लंबाई कितनी होगी? यार देखो हाइपोटेनस ये है, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा किस में आता है? साइन में, तो ये आएगा r sin θ/2, और ये भी कितना आएगा? r sin θ/2 बाय द सेम लॉजिक। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2r sin θ/2। नहीं डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरह से मैं एक और फॉर्मूला लग रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी का मॉड क्या आएगा? वो आएगा 2v sin θ/2। अब जरा हम सारे आंसर इन्हीं दोनों फॉर्मूले से निकालते हैं। पहला आंसर मैंने किसका निकाला था? 90 डिग्री वाले का, तो 2v sin 90/2, बता 90 डिग्री वाले में 2v sin 45 कितना आ गया? √2v आ गया। फिर 60 डिग्री वाला आंसर अभी निकाला था, 2v sin 60/2, 2v sin 30, और sin 30 कितना होता है? हाफ, v आ गया। बात समझ में आ रही भाई? कौन सा तरीका बढ़िया है? हाँ इससे सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। यही डिस्प्लेसमेंट का आंसर भी इसी से निकाल सकते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का आंसर भी इसी से निकाल सकते हैं।
इस बशर्ते कि सब कुछ सेम होना चाहिए। ये बी कैसा होना चाहिए, यूसीएम वाला होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है। चेंज इन वेलोसिटी का मॉड का ये फॉर्मूला है, रेडियस का भी, और इसमें वैल्यू डालो, आंसर निकालो। वो सब पुराने मेथड से छुटकारा। लेकिन जब फंस जाए मामला तो कभी कभी पुराने मेथड काम आ जाते हैं। कई आंसर अभी वेरीफाई हो रहे हैं। तुम 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री किसी के लिए भी निकालना चाहो इससे निकाल सकते हो। क्लियर है? तो अभी एक्चुअली एक्सीलरेटेड नहीं हुआ है तो मैं क्या होमवर्क दूं? एक से लेके 5 तक के क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 5 लिखे हैं, ये करना है। 1 से 5, 1 से 5। ठीक है, तो अभी एक्सीलरेटेड डिस्कशन नहीं हुआ है, एक्सीलरेटेड मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का होमवर्क मिलेगा। एक्सीलरेटेड कब करेंगे हम लोग? मंडे छुट्टी होना चाहिए क्या? तुम जा रहे हो क्या मंडे बाहर? मंडे जा रहे हो? संडे से जाओ ना। अच्छा, तो इतनी जल्दी लौट कैसे आओगे यार? अच्छा वहां कुछ काम वाम नहीं है क्या?